दिल्ली का एक इलाका लगता है महरौली। वहाँ अरविंद केजरीवाल की रैली होती है। रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। इसी रैली में नरेश यादव अपना प्रचार प्रसार कर रहा होता है, क्योंकि वो इस बार चुनाव जीतना चाहता था किसी भी कीमत पर। तभी उसकी मुलाकात उस रैली में हिमाचल के रहने वाले एक दंपत्ति से होती है, ऋचा ठाकुर और उनके पति। ऋचा ठाकुर और उनके पति से नरेश यादव बताता है कि वो एक समाज सेवक चुनाव जीतना चाहता है। नरेश यादव और ऋचा ठाकुर एक दूसरे से अपना व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नरेश यादव बार बार मैसेज करता है, कॉल करता है, घर पहुंचता है। ऋचा ठाकुर और उनके पति पहले तो मना करते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना तो जुड़ना चाहते हैं और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन नरेश यादव चूंकि ऋचा ठाकुर को अपनी बेटी, उनके पति को अपना पुत्र समझने लगता है। अब ऐसे में ऋचा ठाकुर और उनके पति, जो कि इतने बड़े अनजान शहर में अकेले रहते हैं, उन्हें एक पावरफुल, इतने बड़े नेता का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, माता पिता जैसा। तो ऐसे में वो लोग भी बिना कुछ सोचे समझे नरेश यादव की मदद करते हैं। कई बार नरेश यादव अपने पक्ष में ऋचा ठाकुर से मीडिया के सामने इंटरव्यूज भी दिलवाता है। अब ऋचा ठाकुर, जो अक्सर नरेश यादव की रैली में जाती है, मीटिंग्स अटेंड करती है, लेकिन एक दिन नरेश यादव ऋचा ठाकुर को अपने फ्लैट पर बुलाता है। ऋचा ठाकुर कहती है कि उनके पति, जो कि ऑफिस में है, और उनके पापा की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकते। लेकिन नरेश यादव कहता है कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है और तुम्हें अटेंड करनी ही पड़ेगी। अब यहीं से ऋचा ठाकुर के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था कि ऋचा ठाकुर और उनके पति ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऋचा ठाकुर नरेश यादव के फ्लैट पर पहुंचती है। वहां नरेश यादव अपने नौकर से एक गिलास पानी मंगवाता है कि ठीक है, तुम लोग शादी में जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद आ जाऊंगा। नरेश यादव का भाई वहां से चला जाता है। नरेश यादव नौकर को भी वहां से भेज देता है। ऋचा ठाकुर, जो कि सोफे पर बैठी होती है, वो नरेश यादव से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। अब जैसे ही कुछ देर बाद ऋचा ठाकुर वॉशरूम से निकलती तो उनके सामने जो नरेश यादव खड़ा था, जो कि उन्हें अपनी बेटी समान समझता था, अब उसके हाव भाव पूरे तरीके से बदल चुके थे। वो ऋचा ठाकुर को जबरदस्ती पकड़ लेता है। ऋचा ठाकुर कुछ समझ नहीं पा रही होती है, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। नरेश यादव कहता है कि जिस दिन से उसने रैली में उन्हें देखा था, तब से ही उसके मन में ऐसे विचार चल रहे थे। अब ऋचा ठाकुर, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसके बाद नरेश यादव उन्हें बेड पर लेकर के जाता है और पूरी रात उनकी इज्जत तार तार करता है। ऋचा ठाकुर हाथ जोड़ती है, गुहार लगाती, रोती, लेकिन नरेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर नरेश यादव के जो पार्टी के सदस्य होते हैं, वो सब स्कॉर्पियो में बाहर बैठे रहते हैं, बाहर आवाज ना जाए, इसलिए नरेश यादव एसी फुल कर देता है और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। ऋचा ठाकुर, जो कि उस फ्लैट में 11 दिनों तक यातनाएं सहती, दीवारें गवाह हैं जहां पर ऋचा यादव ने लिखा है कि ये उनकी जेल है और यहाँ पर उन्हें कितना परेशान किया जा रहा है। ऋचा यादव को समझ में नहीं आ रहा होता है, बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है। नरेश यादव ने सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऋचा यादव, जो कि पूरे तरीके से टूट जाती है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। नरेश यादव जब कहीं भी जाता, किसी होटल जाता, रिजॉर्ट जाता, वो ऋचा यादव को अपने साथ ले जाता और कहता कि अगर तुम मुंह खोलोगी तो फिर तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। अब ऐसे में ऋचा यादव जो खामोश हो जाती है और साथ ही नरेश यादव वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता। अब ऋचा यादव, जो कि उस फ्लैट में
लगभग 11 दिनों तक ऋचा यादव खुद को बचाने की बहुत कोशिशें करती, लेकिन वो असफल होती। लेकिन एक दिन ऋचा यादव जब नरेश यादव के साथ किसी रिजॉर्ट पहुंचती है, लेकिन एक दिन ऋचा यादव जो कि कार की डिग्गी में होती है, उन्हें मौका मिल जाता है किसी तरीके से अपने पति को एक कॉल करने का। वो अपने पति को कॉल करती है, पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही पति ये सुनता है तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि जो व्यक्ति, जो समाज सेवक उन्हें अपना पुत्र मानता था, उनकी पत्नी को अपनी बेटी समझता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बड़ा विश्वासघात। इंसान के चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं और असली चेहरा कितना घिनौना है, कितना डरावना है, ये केवल उसी को पता चलता है कि सामने उसका असली चेहरा है। जैसे ही पति को पता चलता है, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ता है, भागता है, उन्हें खोजता है, लेकिन पत्नी का कहीं कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा होता है। इधर जो नरेश यादव के लोग होते हैं, वो ऋचा ठाकुर के पति को खोज रहे होते हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही होती। इसलिए ऋचा ठाकुर के पति, जो कि कई महीनों तक एक लाइब्रेरी में छुपकर बैठे रहते हैं, विश्वास उठ चुका था पुलिस वालों से भी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पत्नी को बचाना चाहते थे। इधर पत्नी भी कोशिशें कर रही थी कि किसी तरीके से वो नरेश यादव के चंगुल से बचकर निकल सके, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऋचा ठाकुर, जो कि एक दिन उन्हें मौका मिलता है, वो नरेश यादव के फ्लैट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो मीडिया को बुलाती है, मीडिया में पूरी बात फैलती है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में ऋचा ठाकुर जो खुलकर बोलती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से एक पावरफुल नेता, जो कि अपने पद का गलत फायदा उठाता है, अपनी सीमाओं को लांघ जाता है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी पावरफुल नेता, चाहे कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसे कठोर सजा मिलेगी और वो आजीवन कारावास जेल में अपने कर्मों की सजा काटेगा। ऋचा ठाकुर, जो कि अब रैली कर रही हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि नरेश यादव एक पावरफुल नेता है, ऐसे में वो सत्ता में है। ऋचा ठाकुर, जिनका परिवार पूरे तरीके से बिखर गया, लेकिन इसके बावजूद ऋचा ठाकुर न्याय के लिए सड़कों पर रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में इंटरव्यूज दे रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ऋचा ठाकुर को न्याय जरूर मिलना चाहिए। साथ ही महिलाओं के साथ अगर कोई भी ऐसी चीजें करता है तो फिर उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऋचा ठाकुर को न्याय मिल सके और नरेश यादव जेल में सलाखों के पीछे हो। कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, आहत करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए फिर चलते मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।